चौथे अध्याय में दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से समझाया कि सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण करने के लिए दुर्खीम ने बताया कि हमें सबसे पहले समाज का वर्गीकरण करना पड़ेगा। और जैसा कि समाज विकास के विभिन्न स्तरों से गुजरता है और उसके विकास के विभिन्न स्तर उन तथ्यों की सामान्यता या असामान्यता को व्यक्त करते हैं, तो हमें समाज के विकास के विभिन्न स्तरों की तुलना करते हुए सबसे पहले समाजों का वर्गीकरण करते हैं और उसके बाद में उन समाजों के स्तर के अनुरूप हम सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं। समाज के वर्गीकरण के लिए दुर्खीम ने समानता और असमानता इन दो तथ्यों को ध्यान में रखा कि जिन समाजों के अंदर समानता पाई जाती है, जैसे प्राणी शास्त्रीय समानता है, एक कोशिकीय जीव जो कि अपने सभी कार्य एक कोशिका में पूर्ण कर लेता है, बहुत ही सरल प्रकार का जीव होता है और धीरे धीरे श्रम विभाजन उसकी विभिन्न इकाइयाँ और अंग प्रकट होते हैं और उससे जटिल जीवों का निर्माण होता है और जटिलतम जीव निर्मित होते हैं। वो विकास की उच्च अवस्था है। उसी के अनुरूप समाज के अंतर्गत भी सरल समाज जो कि एक समूह के अंदर ही अपने सभी कार्य पूर्ण करते हैं, ज़्यादा श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, विशेषीकरण नहीं पाया जाता। धीरे धीरे विशेषीकरण और श्रम विभाजन के फलस्वरूप ये समाज अपने जटिलतम रूप धारण कर लेते हैं। तो इनमें समानता और विभिन्नता, श्रम विभाजन और विशेषीकरण समाजों के वर्गीकरण का आधार माने जा सकते हैं। सबसे दुर्खीम ने इन समाजों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया, जिसमें 4 मुख्य प्रकार के वर्गीकरण उनके द्वारा रखे गए। सबसे पहला सरल समाज। ये समाज जो कि गोत्र पर आधारित होते हैं, घुमक्कड़ प्रकार की जो जनजातियां हैं वो एक ही गोत्र से संबंधित समाज है, वो सरल समाज कहा जाता है। और इनमें व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा विशेषीकरण नहीं पाया जाता, सभी लोग सभी तरह का एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। कोई विभिन्नता कार्यों को लेकर के या अन्य समूह को लेकर के सभी एक दूसरे के नातेदार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। एक समूह के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग निवास करते हैं, घूमते रहते हैं। ये गोत्र समूह कहलाते हैं। एक ही परिवार एक तरह से इनका माना जाता है, बड़ा बड़ा परिवार इसको हम कह सकते हैं। अन्य गोत्र के लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो एक ही गोत्र पर आधारित जो निर्मित समाज है वो सरल समाज कहलाता है। जैसे घुमक्कड़ जो जनजातियां हैं वो इसका उदाहरण मानी जा सकती है। दूसरा प्रकार समाज का बहुखंडीय सरल समाज कहा जा सकता है। जब अनेक गोत्र समूह मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं, कई गोत्र समूह उसमें शामिल हो जाते हैं, कुछ गोत्र समूह, तो ऐसे समाज के अंदर धीरे धीरे अनेक खंड दिखाई देने लगते हैं। जो पहले एक ही खंड था सरल समाज में, वो बहुखंडीय सरल समाजों में कई खंड हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार के समाजों को हम सरल बहुखंडीय समाज कह सकते हैं, जिसमें कई गोत्र समूह शामिल हो जाते हैं।
हम उदाहरण के फलस्वरूप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और एथेंस की कई जनजातियाँ जो कई गोत्र समूह के आधार पर निर्मित हैं, ये सरल बहुखंडीय समाज के रूप में देखी जा सकती है। इनमें कुछ विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन की मात्रा है वो बढ़ जाती है, समानता के स्थान पर असमानता आने लगती है, विभिन्नता उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार के समाज सरल बहुखंडीय समाज कहलाते हैं। तीसरा प्रकार इसमें साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज कहा जा सकता है। साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज में अनेक सरल बहुखंडीय समाजों के आपस में मिलने से साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों का निर्माण होता है। इसमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण और अधिक बढ़ जाता है, समानता का स्थान असमानता लेने लगती है। इसके उदाहरण के रूप में देखें तो हम कबायली जनजातियों को शामिल कर सकते हैं। कबायली जनजातियाँ साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज का उदाहरण मानी जा सकती है, जो धीरे धीरे सरलता से जटिलता की ओर विकास के स्तर को देख सकते हैं। और इसका अंतिम स्तर दुर्खिम ने बताया दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज या जटिल समाज। दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज या जटिल समाज वे समाज हैं जिनमें साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों का आपस में मिलने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ये जटिल समाज या दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज महानगरीय समाज के रूप में देखे जा सकते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के समूह, अनेक प्रकार के गोत्र, अनेक प्रकार के खंड और इतनी जटिलता समाज के अंदर आ जाती है। विशेषीकरण और श्रम विभाजन अपने उच्च स्तर पे होता है और यहाँ पे व्यक्तिगत विविधता देखी जा सकती है, असमानता अधिक मात्रा में होती है, समानता बहुत कम मात्रा में होती है। तो इस प्रकार से समाज के विकास के क्रम में हम विभिन्न प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत कर सकते हैं, उनको उल्लेखित कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखें द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड का 5वां अध्याय, जिसमें वर्गीकरण के बाद में व्याख्या को महत्व दिया जाता है कि सामाजिक तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार से की जाए। तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करने के लिए यहाँ पे विचार व्यक्त किए कि जिस प्रकार से काम्टे और स्पेंसर के द्वारा सुखवादी दर्शन के लिए कहा गया कि किसी भी तथ्य का उपयोगितावादी पक्ष के आधार पर हमें उस तथ्य का व्याख्या की करनी चाहिए, लेकिन दुर्खिम ने इसको नकार दिया और ये कहा कि सुखवादी दर्शन के आधार पर किसी भी तथ्य की व्याख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक तथ्य समाज से उत्पन्न होता है, व्यक्ति से नहीं। ये व्यक्तियों की सामूहिक चेतना का प्रतिरूप है और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ में इसका गहरा संबंध है। तो किसी भी तथ्य की व्याख्या करने के लिए हमें समाज को आधार मानना चाहिए और उसकी उत्पत्ति के कारण समाज की अंदर ही ढूंढने चाहिए। तो इसी व्याख्या के तहत दुर्खिम ने कुछ विचार अपने प्रकट किए हैं कि सामाजिक तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सामाजिक तथ्यों का उद्भव समाज से होता है, व्यक्ति से नहीं। अतः किसी भी सामाजिक तथ्य को ढूंढने के लिए व्यक्तिगत विचारों में उसको नहीं ढूंढा जाना चाहिए, बल्कि समाज के अंदर ढूंढा जाना चाहिए, समूह के अंदर ढूंढा जाना चाहिए, क्योंकि वह समाज या समूह से संबंधित होता है, व्यक्तिगत विचारों से संबंधित नहीं होता है। इसलिए व्यक्तिगत आधार पर उसकी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। दूसरा, दुर्खिम ने कहा कि सामाजिक तथ्य कोई भी समाज की आवश्यकता की पूर्ति के साथ में जुड़ा होता है, तो हमें प्रकार्यात्मक रूप से समाज की उस आवश्यकता को ढूंढना चाहिए जिसके फलस्वरूप सामाजिक तथ्य उत्पन्न होता है।
कुछ समय पश्चात किसी भी तथ्य के अनेक परिणाम हो सकते हैं, उसकी उपयोगिता हो सकती है, लेकिन परिणाम या उपयोगिता को प्रकार्य नहीं माना जा सकता। प्रकार्य से मतलब है उसकी उत्पत्ति जिस आवश्यकता के कारण से हुई है, उस आवश्यकता को ढूंढना। वह आवश्यकता कोई एक हो सकती है, परिणाम या उपयोगिता उसके अनेक हो सकते हैं। तो हमें उस तथ्य की उत्पत्ति को ढूंढने के लिए उसकी आवश्यकता को ढूंढना चाहिए सबसे पहले, कि समाज के अंदर उसकी आवश्यकता क्या रही होगी जिससे कि वो तथ्य उत्पन्न हुआ, और कालांतर में उसके परिणाम या उपयोगिता कई हो सकते हैं। तो उसके ऊपर हमें विचार नहीं करना चाहिए, हमें केवल उसके प्रकारों को ढूंढना चाहिए जो कि समाज की व्यवस्था को निर्मित करने के लिए, समाज में सहयोग देने के लिए या आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वो समाज में आते हैं। और इसके लिए दुर्खिम ने तीसरा विचार ये दिया कि किसी भी सामाजिक तथ्य को ढूंढने के लिए सामाजिक प्रक्रियाओं को खोजना चाहिए। सामाजिक प्रक्रियाएं समाज के अंदर गतिशीलता को व्यक्त करती हैं, और ये सामाजिक प्रक्रियाएं किसी भी समाज के अंदर, ये कहा गया कि उत्पत्ति किसी भी तथ्य की उसको प्रकट कर सकती है। तो सामाजिक प्रक्रियाओं के दौरान वे तथ्य उत्पन्न होते हैं, गतिशीलता पाई जाती है। कुछ समय पश्चात वो प्रक्रियाएं अपना अलग रूप धारण कर सकती हैं, लेकिन हमें समूह की संरचना या समाज की संरचना में सर्वप्रथम प्रक्रिया उत्पत्ति के समय वो तथ्य ढूंढना चाहिए कि सर्वप्रथम वो प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया समाज की संरचना में किस रूप में उत्पन्न हुई है। तो उसी रूप में हमें सामाजिक तथ्य को ढूंढना चाहिए। कुछ समय पश्चात उसमें परिवर्तन हो सकता है, तो परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में वो तथ्य की व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से दुर्खिम ने कुछ विचार सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के लिए रखे। और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में छठे अध्याय के अंदर दुर्खिम ने कार्य कारण संबंधों का उल्लेख किया कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वर्गीकरण, परिभाषा, अवधारणा और अवलोकन और अंतर, वर्गीकरण और व्याख्या के पश्चात कार्य कारण संबंधों का स्थान आता है, सह संबंध स्थापित करने का स्थान आता है। तो कार्य कारण संबंध वैज्ञानिक पद्धति का एक आवश्यक चरण है, जिसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो दुर्खिम ने छठे अध्याय के अंदर सामाजिक प्रमाणों की स्थापना से संबंधित नियमों का उल्लेख किया कि इसके लिए हमें सामाजिक प्रमाण देने होंगे। सामाजिक तथ्यों के लिए कौन कौन से सामाजिक प्रमाण हमें किस प्रकार से स्थापित करने हैं, इसके लिए उन्होंने 3 विधियों का उल्लेख किया जिनकी सहायता से सामाजिक प्रमाणों की स्थापना की जा सकती है। उसमें पहली विधि उन्होंने ऐतिहासिक विधि बताई। ऐतिहासिक विधि जो ऐतिहासिक अध्ययन के आधार बनती है, और जो जिसमें दुर्खिम लिखते हैं कि अनुभवात्मक अध्ययन संभव नहीं होता है, केवल आंकड़ों पर आधारित अध्ययन है वही संभव हो सकता है। उसमें अनुभव शामिल नहीं हो सकते, इसको सामने हम घटते हुए नहीं देख सकते। इसलिए इस प्रकार की जो पद्धति है वो सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जा सकती, और ऐतिहासिक अध्ययनों में ये पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति कारगर हो सकती है। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन, अनुभवात्मक अध्ययन इसकी सहायता से नहीं किया जा सकता। दूसरी प्रकार की पद्धति है वो प्रयोगात्मक पद्धति कहलाती है, जो कि प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग की जाती है, उपयोग की जाती है, जिसमें घटनाओं को और परिस्थितियों को और तत्वों को नियंत्रित करके उनका कारण और प्रभाव के बीच से संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो ऐसी पद्धतियाँ प्राकृतिक विज्ञानों के लिए तो उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन सामाजिक अध्ययनों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जा सकती, क्योंकि सामाजिक घटनाओं को प्रयोगशाला में नियंत्रित करना संभव नहीं होता है, स्वाभाविक नहीं होता है।
अवस्थाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अतः अध्ययन के दौरान इस प्रकार की पद्धति का सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए उपयोग करना उपयुक्त नहीं है। और तीसरे प्रकार की पद्धति उन्होंने तुलनात्मक पद्धति बताई कि जिसमें दो तथ्यों की तुलना की जा सकती है, दो घटनाओं की तुलना की जा सकती है, दो घटनाओं को पास पास ला करके उनके बीच में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो तुलनात्मक पद्धति सामाजिक तथ्यों की सबसे सटीक पद्धति मानी जाती है अध्ययन के लिए, जिसमें दो तथ्यों को आपस में कोरिलेट करके सहसंबंध स्थापित करके उनके बीच में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जा सकता है। दो तथ्यों को एक दूसरे के निकट ला करके एक दूसरे के साथ में उनकी तुलना की जा सकती है और समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना की जा सकती है। स्वाभाविक परिस्थितियों में अध्ययन करना आसान होता है इस पद्धति की सहायता से। तो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक पद्धति है वो सबसे उपयुक्त पद्धति कही जा सकती है। इसके अलावा दुर्खीम ने अपने अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्ष प्रतिपादित किए। इसमें उन्होंने लिखा कि उनकी जो पद्धति है वो स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति है, प्राकृतिक विज्ञानों के समान इसमें अध्ययन को महत्व दिया गया है। किसी अध्ययनकर्ता वस्तु और अध्ययनकर्ता मानव दो पक्ष उन्होंने रखे हैं कि यदि अध्ययनकर्ता मानव हो और अध्ययन वस्तु मानव हो तो उसका अध्ययन व्यक्तिगत विचारों के आधार पर किया जाएगा या मनुष्य अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर करता है, तो ऐसी स्थिति में वो पद्धति कभी भी वैज्ञानिक नहीं मानी जा सकती। लेकिन उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों के समान प्रत्यक्षवादी पद्धति के ऊपर जोर देते हुए इसमें सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में सामाजिक तथ्यों को वस्तुएं बताया और उनकी अपनी पद्धति को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्थापित किया। तो ये उन्होंने कहा कि उनकी जो अध्ययन की पद्धति है वो स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति मानी जा सकती है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये वस्तुनिष्ठ पद्धति है जिसमें मानवीय विचारों का कोई स्थान नहीं है, बल्कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुएं मान करके अध्ययन करने के लिए जोर दिया गया। वस्तुएं अपना स्वरूप स्वयं प्रकट करती हैं और उनमें वस्तुनिष्ठता अध्ययनों में स्थापित हो सकती है। कल्पनात्मक अध्ययन को इसमें स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए उनकी ये पद्धति वस्तुनिष्ठ पद्धति कही जा सकती है। तो तीसरे निष्कर्ष के रूप में उन्होंने अपनी पद्धति को समाजशास्त्रीय पद्धति का नाम दिया। ये कहा कि समाजशास्त्र के लिए सामाजिक तथ्यों के रूप में अलग से आधार सामग्री का निर्माण, उनकी परिभाषा, अवलोकन के नियम, सामान्य व्याधिकीय तथ्य, अलग अलग तथ्यों में भेद करने के नियम, वर्गीकरण, व्याख्या, समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना से संबंधित नियम, कार्यकारण संबंध, सामान्यीकरण और निष्कर्ष। तो इस रूप में उनकी जो ये अध्ययन है वो समाजशास्त्रीय पद्धति कहा जा सकता है, जिसको कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन से अलग किया गया है और मनोविज्ञान के क्षेत्र से समाजशास्त्र को बाहर निकालना संभव हुआ है। उनकी पद्धति इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक पद्धति न होकर के विशुद्ध समाजशास्त्रीय पद्धति है वो कही जा सकती है। तो दुर्खीम ने इस प्रकार से द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में 6 अध्यायों और कुछ निष्कर्षों के साथ में अपने विचारों को रखा। लेकिन उनके विचारों में उन्होंने समाजशास्त्र को एक अलग से आधार सामग्री सामाजिक तथ्यों के रूप में दी। जाहिर है कि कुछ विचारकों के द्वारा उनकी आलोचना भी की गई। उन आलोचनाओं के ऊपर यदि हम प्रकाश डालें तो गैब्रिएल टार्डे का नाम सबसे पहले आता है कि गैब्रिएल टार्डे ने कहा कि व्यक्ति और समाज को कभी अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से दुर्खीम ने व्यक्ति और समाज को अलग कर दिया। उनका ये एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यदि विश्वविद्यालय से छात्र और टीचर्स को अलग कर दिया जाए तो वहाँ पर विश्वविद्यालय के नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाएगा।
तो वैसी ही स्थिति समाज की है। यदि व्यक्तियों को समाज से अलग कर दिया जाए तो वहाँ पे नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन गैब्रिएल टार्डे की इस आलोचना को उपयुक्त नहीं माना जा सकता कि दुर्खिम ने कभी ये नहीं कहा कि व्यक्तियों के बिना समाज का निर्माण संभव है। हाँ, उन्होंने कहा कि एक बार व्यक्तियों से समाज का निर्माण हो जाने के बाद में वो व्यक्तियों पे निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए गैब्रिएल टार्डे की इस आलोचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी आलोचना के रूप में गैब्रिएल टार्डे ने कहा कि बाध्यता की जो अवधारणा है दुर्खिम ने, वो उसका दोषपूर्ण प्रयोग किया है कि स्वतंत्र सहयोग जो कि एक सामाजिक तथ्य है, अनुकरण, सहयोगात्मक संबंध, समझौतेपूर्ण संबंध, इसके ऊपर बाध्यता मूलक विशेषता दिखाई नहीं देती। दुर्खिम के अनुसार ये कई ऐसी सामाजिक प्रक्रियाएं जो समाज में देखी जा सकती है, तो क्या इन्हें सामाजिक तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। गैब्रिएल टार्डे की आलोचना उचित प्रतीत होती है कि कुछ सामाजिक घटनाएं ऐसी हैं जो बिना बाध्यता के भी समाज में अपना अस्तित्व रखती है। रेमंड एरा ने लिखा है कि दुर्खिम की जो बाह्यता की तथ्य है, जो बाध्यता का तथ्य है, वो दोषपूर्ण ढंग से प्रयोग किया गया दुर्खिम के द्वारा कि सभी तथ्यों में बाध्यता जरूरी नहीं पाई जाए। वो ये बाध्यता शब्द का प्रयोग दुर्खिम के द्वारा दोषपूर्ण तरीके से किया गया। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो बाध्यता नहीं रखते, उसके बावजूद भी समाज के अंदर पाए जा सकते हैं। कैटलिन के अनुसार दुर्खिम की आलोचना ये कहकर की गई कि व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना में अंतर करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि दोनों चेतनाओं का आधार भावनात्मक होता है। व्यक्तिगत चेतना भी भावनात्मक स्तर पर संचालित होती है, सामूहिक चेतना भी भावनात्मक स्तर पर संचालित होती है। दुर्खिम के द्वारा व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना अर्थात व्यक्तिगत विचार या व्यक्तिगत तथ्य और सामूहिक तथ्यों में जो भेद किया गया है वो उपयुक्त नहीं है। इस आधार पे मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में जो भेद दुर्खिम के द्वारा प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया, वो उपयुक्त नहीं माना जा सकता। सामूहिक और अंतर्व्यक्तिक चेतना में मानसिक लक्षण निहित होते हैं और ये मन से संबंधित होते हैं, इसलिए सामूहिक चेतना भी एक मानसिक तथ्य होने के कारण से व्यक्तिगत चेतना ही है और इस आधार पे सामूहिक और व्यक्तिगत चेतना के अंदर अंतर नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर ये कहा गया कि व्यक्ति का निजी व्यवहार महत्वपूर्ण होता है। कई बार वह व्यक्ति दबाव में रह कर के भी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने निर्णय के अनुसार विशेष प्रकार का व्यवहार करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उन्हीं समान परिस्थितियों में अलग प्रकार का व्यवहार करता है। तो एक यांत्रिक संबंध कायम नहीं किया जा सकता। इसमें व्यक्ति का अपना स्थान है, उसकी अपनी योग्यता है, अपना सोच है उसकी, अपने विचार हैं उसके, जो कि समाज में बहुत सारे समाज सुधारक ऐसे हैं जो सामाजिक विचार उनसे व्यक्तिगत विचारों से निर्मित होते हैं और समाज में फैलते हैं, तो उनका उद्भव व्यक्तिगत आधार पे ही होता है। तो हम सभी प्रकार के जो सामाजिक तथ्य हैं उनको समाज से उत्पत्ति नहीं मान सकते। बहुत सारे परिवर्तन व्यक्तिगत विचारों के आधार पे आते हैं, तो उनकी व्याख्या दुर्खिम के द्वारा तर्कपूर्ण ढंग से नहीं की गई है। बार्नेस ने लिखा है कि दुर्खिम ने जो वस्तु शब्द का प्रयोग किया है वो 4 भिन्न प्रकार के अर्थों में किया है। कभी उसको प्रत्यक्ष बताते हैं, कभी उसको भावात्मक आधार बताते हैं, अनुभवात्मक बताते हैं। तो इस आधार पर दुर्खिम ने वस्तु शब्द का अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया है, जिनमें विरोधाभास दिखाई देता है, एक जैसी विशेषता उनमें दिखाई नहीं देती है, तो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। एरन ये भी लिखते हैं कि दुर्खिम सामान्य एवं व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने के लिए उपयोगिता को महत्व नहीं देते हैं। उपयोगितावादी पक्ष को उन्होंने नकार दिया है।
लेकिन पूर्ण रूप से उससे स्वतंत्र भी नहीं हो सके। कहते हैं कि उनकी सामान्यता में उसकी उपयोगिता छुपी हुई है। उन्हें स्वीकार भी किया है, अस्वीकार भी किया है। वैज्ञानिक नियम मानने से उसको नहीं माना है, स्वीकार नहीं किया। तो इस आधार पर दुर्खिम यदि उपयोगिता को किसी भी मात्रा में स्वीकार करते हैं तो वे स्वयं एक उपयोगितावादी विचारक बन जाते हैं, जैसा कि उन्होंने काउंटे और स्पेंसर की आलोचना की उपयोगितावाद को लेकर के। तो इस आधार पर दुर्खिम का उपयोगितावादी जो सिद्धांत है वो स्वयं दुर्खिम उसमें विरोधाभास में उलझ जाते हैं। इसी आधार पर दुर्खिम ने ये लिखा कि अपराध एक सामान्य तथ्य है जो सभी समाजों में पाया जाता है, जो कानून और नियमों के विकास के लिए आवश्यक है। ये कभी नहीं माना जा सकता कि किसी समाज में अपराध एक सामान्य तथ्य है जो समाज को एकता को कायम करता है। बीर स्टडी लिखते हैं कि एक ऐसा असंतोषजनक अध्याय लिखा गया है कि एक प्रतिभाशाली बालक अपनी उच्च योग्यता के बल पे अवांछित भावनाओं को व्यक्त कर रहा हो, ऐसा लगता है। तो इस आधार पर दुर्खिम ने जो अपराध का विश्लेषण किया है वो त्रुटिपूर्ण इन विचारकों के अनुसार बताया गया है। वाइन ने लिखा है कि सामाजिक तथ्यों की व्याख्या अन्य सामाजिक तथ्यों के आधार पर की गई है, जबकि सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति में व्यक्तिगत तथ्यों की अपनी महत्वता है, परिस्थितियों की अपनी महत्वता है। उन सारी सामग्रियों को ध्यान में नहीं रख करके केवल सामाजिक तथ्य के आधार पर सामाजिक तथ्य की व्याख्या करना त्रुटिपूर्ण है। रेनल्फ भी इसी प्रकार से विचार व्यक्त करते हैं कि तथ्यों के बीच में क्रमबद्ध संबंध स्थापित करना संभव नहीं है। एक घटना या एक तथ्य अनेक घटनाओं का से संबंधित हो सकती है, सम्मिलित रूप हो सकती है। किसी एक तथ्य का, सामाजिक तथ्य का कारण कोई अन्य सामाजिक तथ्य को ये जरूरी नहीं है। अनेक सामाजिक तथ्य उसकी उत्पत्ति में सहायक हो सकते हैं, अनेक व्यक्तिगत तथ्यों का भी उसमें समावेश हो सकता है। तो इस आधार पर हम सामाजिक तथ्य की व्याख्या किसी अन्य सामाजिक तथ्य के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के विचारों के द्वारा दुर्खिम के सिद्धांत की आलोचना की गई। लेकिन हम ये देखते हैं कि दुर्खिम ही सबसे पहले विचारक थे जिन्होंने समाजशास्त्र की आधार सामग्री को निर्मित किया सामाजिक तथ्यों के रूप में। वास्तव में मनोवैज्ञानिक अध्ययन से समाजशास्त्र को अलग किया जाना अत्यंत आवश्यक था। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन की एक व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति को उन्होंने रखा, जिसमें परिभाषा, अवलोकन, व्याख्या, वर्गीकरण, भेद, कार्यकारण संबंध और वैज्ञानिक पद्धति का उल्लेख उन्होंने किया। विभिन्न प्रकार की अध्ययन पद्धति का उल्लेख किया, निष्कर्षों का उल्लेख किया। इसीलिए हम एलेक्स हिंकल्स के विचारों को देखते हैं। व्हाट इज सोशियोलॉजी में उन्होंने दुर्खिम को एक समाजशास्त्र के आधार स्तंभ के रूप में स्थान प्रदान किया है। महत्वपूर्ण विचारकों के रूप में इमानुएल दुर्खिम को स्थान दिया है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि दुर्खिम के इस तथ्य के आधार पर क्या सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। तो हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति समाज में रहता है और सामाजिक व्यवहार से नियंत्रित भी होता है। समाज के बहुसंख्यक व्यक्ति ऐसे हैं जो सामाजिकरण के माध्यम से उन सामाजिक व्यवहारों को सीखते हैं और सामाजिक व्यवहारों से नियंत्रित होते हैं। व्यक्तिगत व्यवहारों से ये व्यवहार अलग हो सकते हैं, कई बार व्यक्तिगत अभिरुचियों के अनुरूप नहीं होते हैं और कई बार व्यक्ति को बाध्यतामूलक रूप से उन व्यवहारों को अपनाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। तो इस आधार पे लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, जैसे कि विचारकों ने उल्लेख किया, समझौतेपूर्ण संबंध है या स्वतंत्र सहयोग है या सहायता है, पारस्परिक सहयोग है। तो ये कई ऐसे तथ्य हैं जिसमें व्यक्ति कई बार अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर के
कई बार सामूहिकता से प्रेरित होकर के वो इस प्रकार के बिना दबाव के, बिना इस प्रकार के घटनाओं के साथ में जुड़ा होता है समाज के अंदर। तो दुर्खिम के इस सिद्धांत की सहायता से, जिन्होंने कि बाध्यता और बाह्यता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और समाज में सामाजिक तथ्यों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है, व्यक्ति को एक तरह से गौण रखा है, समाज को प्रमुख रूप से निर्धारित किया है, और बहुत सारे समाज सुधारकों के वो व्यवहार जो कि सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं, यद्यपि वे इस समाज की संस्कृति में पलते हैं, बढ़ते हैं, इसके बावजूद उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर कई प्रकार के परिवर्तन लाए जाते हैं, जो केवल व्यक्ति पूरे समाज के अंदर वो फैलते हैं। एक व्यक्ति से उत्पन्न होने के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता है कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच में सहप्रसार और संयोग के माध्यम से वो अपना स्वरूप धारण करते हैं। व्यक्ति से निकल करके वो अन्य पूरे समाज में फैल सकते हैं। समाज सुधार के विचार मुख्य रूप से इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो इन सामाजिक घटनाओं की व्याख्या दुर्खिम के सिद्धांत के आधार पर करना संभव नहीं है। हालांकि बहुत सारी सामाजिक घटनाएं सिद्धांत के आधार पर समझी जा सकती है, जिनमें बाध्यता या बाह्यता के लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, पूरा होता है।